हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का वह कोशिका के अंदर का अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करने का कोशिका के अंदर का वह अंग है जिसके द्वारा बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। समझ गए? एनर्जी क्या होती है? तो जो हम कार्य करने की जो क्षमता होती है, दैट्स कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, अगर हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगा तो हम किसी काम को कर नहीं सकते। यदि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है तो हम किसी काम को नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कौन कहता है कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे शरीर में देखो, जैसे हमारी बॉडी है, ये हमारी क्या है? बॉडी। हमारा ये बॉडी, शरीर, बॉडी मतलब शरीर। तो ये हमारा शरीर जो है ये छोटी छोटी सेल से बना है, कोशिका से बना है। अब हम एक दिन समझाए थे कि सेल जो होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता ही नहीं है। हमने एक दिन एक वीडियो में हमने ये समझाया था कि जो सेल है वो छोटा पार्ट होता ही नहीं है। सेल तो वह यूनिट है, सेल वह स्मॉल यूनिट है जो अपना काम खुद से कर लेती है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग हर काम ये खुद कर लेती है। मतलब ये अपने आप पर डिपेंड है। इसे किसी से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी को उधार देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंट है हमारी कोशिका। ठीक है, तो ये हमारी कोशिका हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। बॉडी के हर हिस्से में हमारी कोशिका है। अब बोलोगे हमारी बॉडी में के हर हिस्से में कोशिका है, तो एक बात बताओ बाबू, हमारी बॉडी एक अंग से तो मिलकर बनी नहीं है। मानते हो कि नहीं? हमारी बॉडी एक अंग से तो मिलकर बनी नहीं है। यहाँ पे हमारी खोपड़ी है, यहाँ पे हमारा नाक है, यहाँ पे मुख ओठ है, इसके अंदर जीवा है, इसके अंदर दांत है, इसके यहाँ पे कान है, यहाँ पे नाक है, यहाँ पे टुड्डी है, यहाँ पे बाह है, यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे सीना, पेट, टांग, ये सारी कुछ क्या है? हमारे अंग है, बॉडी के ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स को बनाने के लिए, ठीक है, इन ऑर्गन्स को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की ज़रूरत पड़ती है। इन ऑर्गन्स को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की ज़रूरत पड़ती है। अब वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं कैसे मिलकर बना लेती हैं? तो एक बात बताओ बाबू, कान की, मैं एक बात पूछता हूँ कि जो कान की कोशिका है वो नाक की कोशिका के ही जैसे होगी कि अलग होगी? तो डेफिनेटली एक कान की कोशिका नाक की कोशिका से बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं, अगर अलग अलग कोशिकाएं हैं तो उनका अलग अलग फंक्शन होता है, मतलब उनकी क्रियाकलापें अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे नाक का काम है सूंघना, नाक का काम है सूंघना, तो यहाँ पे जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सूंघने का काम करती हैं। यहाँ पे कोशिकाएं यहाँ कान की कोशिकाएं सुनने का काम करती हैं। हार्ट की कोशिकाएं ब्लड को प्रेशराइज करने के काम आती हैं। प्रेशराइज फिर ओपन करती हैं, प्रेशराइज ओपन करती हैं, प्रेशराइज ओपन करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो हर ऑर्गन की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, तो उनका फंक्शन अलग अलग होता है, उन ऑर्गन के फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो हम यही समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, लेकिन ये कोशिकाएं मिलकर कैसे बनती हैं? कैसे मिलकर बनती हैं? तो एक कोशिकाएं जब एक समान कोशिकाएं, अब बताओ, इस अंगूठे को बनाना है, एक ही तरह की कोशिकाएं लगेंगी। इस एक ही तरह की कोशिकाएं जब मिलेंगी, एक ही तरह की कोशिकाएं जब मिलेंगी तो वो ऊतक बना देंगी, टिश्यू। वो क्या बना देंगी? टिश्यू, ऊतक बना देंगी। अब ये ऊतक, ये जो टिश्यू है, अब जब ढेर सारे टिश्यू मिलेंगे एक साथ तो वो बनाएगा ऑर्गन। क्या बनाएगा? ऑर्गन। ढेर सारे टिश्यू मिलेगा तो वो ऑर्गन बना देगा। अब देखो, ये ऑर्गन बन गया, अंगूठा हो गया। ढेर सारे टिश्यू मिलकर इसको बनाया। ठीक है, तो ढेर सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन, मतलब निर्माण कर देते हैं। समझ में आ गया इतनी बार? ये नहीं समझ में आया बच्चा? नहीं समझ में आया? व्हाट इज द फंक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग समझने वाले हैं। तो हमने सेल बता दिया। अब बताओ, इसी सेलवा के अंदर, मतलब इसी कोशिकौआ के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी कोशिका के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को एक छोटा साधारण रूप में जान जाओ कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, मतलब एनर्जी बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? एनर्जी को बनाना। तो एनर्जी कैसे बनेगा? एनर्जी कैसे बनेगा उसकी एक साइकिल चलती है। ठीक है, तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी को बनाता कैसे है। तो पहले हमें ये समझें कि जो हम खाना खाते हैं, एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में है तो बिना हम खाना खाए नहीं, 10 दिन नहीं खाना खाते हैं, तो एक आम जीवन में हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो क्या हमारे शरीर में एनर्जी बनती है? नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? अरे भैया, वो एनर्जी को केवल प्रोड्यूस करता है, पूरे बेसिक से एनर्जी को नहीं बना देता है। एनर्जी केवल किसी फॉर्म में रहती है। ठीक है, एनर्जी ना हमारे शरीर में किसी फॉर्म में रहती है, उस फॉर्म को बदल के वो नाम दे देता है एनर्जी। समझा? जैसे हमने खाना खाया, मुख के द्वारा हमने खाना खाया, रोटी खाई, हमने क्या खाया? रोटी। अब ये रोटी मुख के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा पेट में पहुँचेगा। अब ये पेट में इसका पाचन होगा। पाचन का मतलब तोड़ फोड़।
तोड़ फोड़ का मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में और डिवाइड किया जाएगा। छोटे छोटे पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाएगा, जैसे हमने मुख में भोजन को लिया, तो जैसे मुख में जाता है तो जो दांत होती हैं उसको तोड़ फोड़ करने लगती हैं। किसको? भोजन को क्या करने लगती हैं? तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर इसमें लार होता है, तो लार एक एंजाइम छोड़ता है, जो पाचन एंजाइम होते हैं, ये सारे भोजन को क्या करते हैं? तोड़ने के काम करते हैं। नीचे जाओगे तो अग्नाशय अमाशय होते हैं, तो वहाँ से ट्रिप्सिन एमाइलेज प्रकार की एंजाइमें स्रावित होती हैं, जो हमारे भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हैं। अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या हो जाता है कि जो ब्लड उसके संपर्क में बहता है, नहीं भोजन के संपर्क में नहीं ब्लड आता है, नहीं तो हम लोग उल्टी करते तो भोजन के साथ ब्लड भी तो आता है, लेकिन ब्लड उसके संपर्क में नहीं रहता है, ब्लड पेट में रहता है, ठीक है। बट पेट की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जो पेट की हम लोग तो भोजन लेते हैं तो पेट में जाता है। अब उस पेट में जो पेट की जो चमड़ी होती है, ठीक है, पेट की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें उनके अंदर ब्लड बहता है, उनके अंदर वाहिनियाँ होती हैं, उनके अंदर ब्लड बहता है। तो अब एक बात बताओ, हमने भोजन को तोड़ा तो उससे क्या क्या रिलीज़ हुआ? उससे रिलीज होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, दुनिया भर की सारी चीज़ें निकलेंगी। तो अभी जो कार्बोहाइड्रेट निकलेगा ना, अभी क्या होगा, खून उसे सोख लेगी। साधारण भाषा में हम समझा रहे हैं, खून उसे क्या होगी, जैसे उसी के संपर्क में, जैसे मान लो ये हमारा पेट का मांसपेशियाँ इसी के अंदर बह रही है, तो इस यहाँ पे भोजन है, तो यहाँ भोजन से जो भी एंजाइम, जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा निकलेगा, इसके हल्का सा संपर्क में आएगा। हल्का सा संपर्क का मतलब कि खाना में अवरू नहीं मिल जाएगा, बट उसको सोख लेगा, अवशोषित, ब्लड क्या कर लेगा, उसको शोषित कर लेगा, ठीक है, उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करके उस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करके वो ब्लड क्या करेगी? अब बताओ, हमारा पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? किससे मिलकर बनी है? कोशिका से। अब बताओ, कोशिका जो है हमारी पूरी बॉडी के में फैली हुई है। अब बताओ, जो वाहिनियाँ हैं जिसमें रक्त बहता है, खून बहता है, जिसमें खून दौड़ता है, वो भी तो हमारी पूरी शरीर में है। कहीं भी काट दो तो खून निकलने लगता है। इसका मतलब ब्लड भी हमारी पूरी बॉडी में बहती है, और हमारी कोशिकाएँ भी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। तो जो ब्लड है ना, तो क्या कर लेती है, कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित कर लेती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी होता है उसको अवशोषित करके और उसको लेके अपने संपर्क में लेके चलने लगती है। जो भी रास्ते में जो भी मतलब जो भी कोशिकाएं आती हैं उनको बांट देती है। लो, तुम भी कार्बोहाइड्रेट को 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 लो। फिर एक चाचा छूट गया, अरे हे चाचा छूट गया, लो आप भी लो कार्बोहाइड्रेट के लो, तभी ना प्रोटीन बनाएंगे। तब ये ब्लड क्या करती है, उस मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो प्रोटीन होती है उनको क्या कर देती है, संपर्क में ले जाके दे देती है इसको, सेल को। अब ये क्या करता है, सेल अपने अंदर खींच लेता है। सेल क्या कर लेता है, अपने अंदर उस कार्बोहाइड्रेट को खींच लेता है। अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज में अब देखो, सेल के अंदर पहुंचा है, माइटोकांड्रिया के अंदर नहीं पहुंचा है, क्योंकि सेल के अंदर माइटोकांड्रिया होती है, जबकि ये अभी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पहुंचा है, जीव द्रव्य में पहुंचा है, ठीक है। अब क्या होगा, इस जीव द्रव्य में अब क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उस साइटोप्लाज्म में ही एक रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा? ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन होगा। मतलब जो ये चाचा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब आए हैं, ठीक है, इनको क्या करेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट आया है, ठीक है, जो ग्लूकोज आया है उसको क्या करेगा, दो अणुओं में तोड़ देगा। तो दो अणुओं में तोड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। मतलब इनको दो पायरुविक एसिड का दो मॉलिक्यूल बना देगा, उसमें रिएक्शन होगा। ये जीवद्रव्य में आने के बाद उसमें एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा कि तो रिएक्शन होने के बाद उसमें दो पायरुविक अम्ल बनेंगे। दो पायरुविक अम्ल के दो अणु बनेंगे, ठीक है। पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? दो अणु बनेंगे। अब वे दो अणु जब बनेंगे तो बताओ, जब किसी भी चीज़ को तोड़ोगे, कोई भी चीज़ को तोड़ोगे तो एनर्जी रिलीज होती है। अब जैसे मैंने एक उदाहरण ही देके समझा दिया। इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि जब किसी चीज़ को तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज होता है। रिलीज का मतलब निकल जाता है उसमें से, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने एक बड़ा सा स्टोन ले लिया, पत्थर जिसे बोलते हैं, ठीक है, हमने हथौड़ी से उस पर वार किया, ठीक है, हमने उसको क्या किया, हथौड़ी से वार किया। अब एक चीज़ बताओ कि हमने एक नियम पढ़ा है, हमने एक चीज़ जानते हैं हम लोग कि कोई भी वस्तु, ठीक है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। अच्छा ये बताओ, जब छोटे छोटे वो परमाणुओं से कोई भी चीज़ मिलकर बनी है, इसका मतलब उसके अंदर एक ऐसी शक्ति लग रही है जो छोटे छोटे अणुओं को अपनी तरफ खींच के रखी है। अब जैसे ही हम वार कर रहे हैं हथौड़ी से, ठीक है, तो धीरे धीरे छोटा छोटा पत्थर छटक रहा है, निकल रहा है, टूट रहा है। तब धीरे धीरे जब टूट रहा है वो पत्थर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो पहले से उस एनर्जी को बांध के रखे थे, अब वो एनर्जी कमज़ोर हो रही है, वो निकल रही है उस पत्थर से। जब उस पत्थर से निकल रही है तो वो छोटे छोटे पार्ट में पत्थर टूट के बिखर रहे हैं। इसी तरह जब किसी बड़े चीज़ को तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जैसे हमने ग्लूकोज को जब दो अणु में तोड़ा, दो अणु मतलब पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में जब मैंने ग्लूकोज को तोड़ा, तो उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? तो 10 ATP के रूप में रिलीज होती है। बट एक बात बताओ, हमने उस ग्लूकोज को ऐसे ही तोड़ दिया?
कुछ हम भी तो एनर्जी दिए हैं। तो जब हम ग्लूकोज को तोड़ रहे थे तो हमने 2 एटीपी दिया था। हमने कितने एटीपी दिया था? 2 एटीपी। हमने कितने एटीपी दिया था? 2 एटीपी दिया था। ग्लूकोज को तोड़ते समय हमने 2 एटीपी दिया था। बट जब ये ग्लूकोज टूटा 2 पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक अम्ल के 2 अणु में जब टूटा तो 10 एटीपी का निर्माण किया। अब बताओ, हमने पहले 2 एटीपी लगाया तब वो 10 एटीपी दिया। इसका मतलब हमको फायदा ओवरऑल किस पे हुई? 8 एटीपी मिला। हमको ओवरऑल फायदा 8 ही एटीपी का हुआ ना। अब 8 एटीपी यहाँ पे रख लीजिए आप, मतलब स्टोर कर लीजिए 8 एटीपी। ठीक है, अब ये क्या होगा कि अभी माइटोकांड्रिया में घुसना चाहेगा। ठीक है, माइटोकांड्रिया में घुसना चाहेगा, लेकिन बताओ ऐसे ही घुस जाएगा? आपको किसी एक माहौल से दूसरे माहौल में घुसना है। आपको किसी एक माहौल से, जैसे आप घर पे हैं तो आप घर पे रहते हैं तो शर्ट आपका अलग रहता है, पैंट अलग रहता है, मतलब आप पूरे चेंज रहते हैं, अलग दिखते हैं। घर पे आप अलग दिखते हैं। बट जैसे ही आप कॉलेज के लिए तैयार होते हैं, आप कॉलेज के लिए रेडी होते हैं तो आप शर्ट, कॉलेज का शर्ट, मतलब आप गारमेंट्स में आ जाते हैं। आप कॉलेज मतलब कॉलेज की फॉर्मल में आ जाते हैं, कॉलेज के कपड़े में आ जाते हैं, कॉलेज के कपड़े में आ जाते हैं कि नहीं? वैसे ही इस पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल है, याद रखना इस चीज़ को। हमने 8 एटीपी एक्स्ट्रा बना के रखा है। पायरुविक एसिड जब माइटोकांड्रिया में एंटर करना चाहेगा तो बताओ ऐसे ही एंटर कर लेगा। उसके लिए उस जैसा बिहेवियर अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक लिंक रिएक्शन होता है, वहीं पे एक लिंक रिएक्शन होता है। उस लिंक रिएक्शन में 6, उस लिंक रिएक्शन में कितने एटीपी बनते हैं? 6 एटीपी बनते हैं। उस माहौल में जाने के लिए, मतलब किसके अंदर जाने के लिए? माइटोकांड्रिया के अंदर जाने के लिए पायरुविक एसिड को एक लिंक रिएक्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस लिंक रिएक्शन के प्रोसेस में वो 6 एटीपी का निर्माण और कर देता है। तो पहले 8 एटीपी का निर्माण हुआ था, बाद में 6 एटीपी का निर्माण हुआ। पहले और 8 और 6 14 एटीपी का निर्माण हो चुका है। हो गया, 14 एटीपी का निर्माण हो चुका। ठीक है, अब वो एंटर कर जाता है पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड एंटर कर जाता है, मतलब दोनों पायरुविक एसिड एंटर कर जाते हैं। देखो दोनों मिलके 6 एटीपी का निर्माण किए हैं, तो दोनों पायरुविक एसिड एंटर कर जाते हैं माइटोकांड्रिया में। अब बताओ, माइटोकांड्रिया के अंदर एक क्रेब्स रिएक्शन होता है। अभी क्रेब्स रिएक्शन जो होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन क्या करता है? किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या करता है? तोड़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है। तो इसमें क्या होता है ना कि वहाँ पे 2 पायरुविक एसिड जब माइटोकांड्रिया के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करते हैं। वो रिएक्शन क्रेब्स चक्र में कई चरणों में होती है। अब उस चरणों को तो हम बताएंगे नहीं, अगर वो चीज़ हम बताने लगे तो नहीं बताएंगे, छोटा बहुत टाइम लगेगा। इतना बस जानो, क्रेब्स चक्र के रिएक्शन में एक पायरुविक एसिड 12 एटीपी को जन्म देता है, 12 एटीपी बनाता है। मतलब एक पायरुविक एसिड क्रेब्स चक्र के प्रोसेस में 12